नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2021 टीजीटी 2021 हिंदी के 25 प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ये प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2021 का तीसरा वीडियो माने पार्ट 3 है। इसमें मैंने 25 प्रश्न शामिल किए हैं। इससे पहले 2 वीडियो में 25-25 प्रश्नों के बना चुकी हूँ। आज हम देखते हैं 2021 के 51 नंबर प्रश्न से। प्रश्न 51, पंछी का पर्यायवाची नहीं है। 1 खग, 2 शकुन, 3 शकुंद, 4 शकुंद। इसका विकल्प 3 सही है, शकुंद। शकुंद पंछी का पर्यायवाची नहीं है। ये कनेर, सफ़ेद कनेर का पर्यायवाची है। सफ़ेद कनेर, कनेर किसे कहते हैं? गुड़हल को। तो लाल गुड़हल कनेर जो होता है वो तो नवरात्र में देवी जी को चढ़ता है। ये सफ़ेद कनेर है। सफ़ेद कनेर या गुड़हल जो होता है इसको हम शकुंद के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 52, ऊट पटांग शब्द में समास है। 1 बहुब्रीहि, 2 द्वंद्व, 3 द्विगु, 4 तत्पुरुष। इसका विकल्प 4 सही है, तत्पुरुष। इसका जब विग्रह करेंगे तो हो जाएगा ऊट पे पटांग। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न, प्रश्न 53, निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं था? 1 प्रेम सागर, 2 लाल चंद्रिका, 3 रानी केतकी की कहानी, 4 नासकेतोप आख्यान। इसका विकल्प 3 सही है, रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी इंशा अल्लाह खां द्वारा रचित है। और ये प्रेम सागर और लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन थे? ये थे लल्लू लाल जी। नासकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन थे? ये थे सदल मिश्र जी। तो मित्रों, आपको पता होगा कि 10 जुलाई 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी और इसमें लल्लू लाल और सदल मिश्र नियुक्त किए गए थे जो कि गद्य रचनाकार थे। तो प्रेम सागर और लाल चंद्रिका ये लल्लू लाल जी की और नासकेतोपाख्यान सदल मिश्र जी की गद्य रचना थी। तो इस प्रकार से ये दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध है। और इंशा अल्लाह खां जी जिनकी रचना है रानी केतकी की कहानी, इनका दूर दूर तक फोर्ट विलियम कॉलेज से कोई संबंध नहीं था। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 54, खड़ी बोली का एक अन्य नाम है। 1 अंतर्वेदी, 2 प्राची, 3 कौरवी, 4 हरियाणवी। इसका विकल्प 3 सही है, कौरवी। खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी है। और ये कौरवी नाम दिया किसने था? तो ये खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया था राहुल सांकृत्यायन जी ने। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी के मित्रों 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी? 1 खड़ी बोली जिसका उपनाम है कौरवी, 1 हरियाणवी जिसका उपनाम है बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और ये खड़ी बोली तथा ब्रजभाषा। तो ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी जिसका उपनाम है बांगरू। खड़ी बोली की ये 5 बोलियां हैं। ये खड़ी बोली कौन से अपभ्रंश से आई है? तो खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है और ये शौर सैनी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 55, गुरवे शब्द का संधि विच्छेद होगा। 1 गुरु प्लस वे, 2 गुरु प्लस ए, 3 गुरु प्लस वे, 4 गुरु प्लस ए। इसका विकल्प 4 सही है, गुरु प्लस ए। यहाँ पर अयादि स्वर संधि है
अयादि स्वर संधि वहाँ होती है जब ए ऐ ओ औ के पश्चात कोई असमान स्वर आता है तो ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आओ हो जाता है। अगला प्रश्न। प्रश्न 56। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? 1 कर्णफूल, 2 शूल फूल, 3 प्रवासी के गीत, 4 अपराजिता। इसका विकल्प 4 सही है, अपराजिता। अपराजिता काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा जी का नहीं है, यह रामेश्वर शुक्ल अंचल जी का है। किसका है ये रामेश्वर शुक्ल अंचल जी का काव्य संग्रह है। इनके अन्य काव्य संग्रह है मधुलिका, किरण बेला, वर्षांत के बादल। अगला प्रश्न। प्रश्न 57। विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। 1 अत्र कुशलम तत्रास्तु पत्र साहित्य, 2 अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा, 3 व्यक्तित्व की झांकियाँ, ये झांकियाँ भी चंद बिंदु रहेगी यहाँ पे, रेखा चित्र, 4 शांति निकेतन से शिवालिक यात्रा वृत्त। इसका विकल्प 4 सही है, शांतिकेतन से शिवालिक यात्रा वृत्त। शांतिकेतन से शिवालिक शिव प्रसाद सिंह द्वारा संपादित निबंध संग्रह है, न कि यात्रा वृत्त की रचना है। ये निबंध संग्रह है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 58। सभी स्वर होते हैं 1 दीर्घ, 2 अघोष, 3 महाप्राण, 4 अल्प प्राण। इसका विकल्प 4 सही है, अल्प प्राण। तो मित्रों, श्वास या सांस वायु के आधार पर वर्णों के 2 भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण, महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास बहुत कम मात्रा में मुंह से बाहर निकलती है वह अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास बहुत अधिक मात्रा में मुंह से बाहर निकलती है वह महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। तो प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण अल्प प्राण होता है, क्योंकि इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है और सांस मुंह से बहुत कम मात्रा में बाहर आती है। इसके अतिरिक्त सभी स्वर माने 11 स्वर, स्वरों की संख्या कितनी? 11। तो ये 11 स्वर अल्प प्राण होते हैं। इसके अतिरिक्त अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4, या, रा, ला, वा। तो सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन तथा स्पर्श व्यंजन के पहले, तीसरे और 5वें वर्ण ये सभी अल्प प्राण होते हैं। अगला प्रश्न। प्रश्न 59। वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? 1 ऋषिकेश सुलभ, 2 प्रदीप जायसवाल, 3 सत्यकेतु विद्यालंकार, 4 डॉक्टर धर्मवीर। इसका विकल्प 1 सही है, ऋषिकेश सुलभ। इसका विकल्प 1 सही है, ऋषिकेश सुलभ। वध स्थल से छलांग कहानी के लेखक ऋषिकेश सुलभ हैं। इनकी अन्य कहानियां हैं पत्थरकट, बधा है काल, बसंत के हत्यारे, तूती की आवाज। अगला प्रश्न। प्रश्न 60। लिपि के विकास का क्रमिक सोपान है। 1 सूत्र लिपि, चित्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भाव लिपि। 2 भावमूलक लिपि, सूत्र लिपि, चित्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि। 3 चित्र लिपि, सूत्र लिपि,
प्रतीकात्मक लिपि, भाव लिपि। 4 इसका टाइपिंग की मिस्टेक है, लेकिन कोई बात नहीं मित्रों, इसका ये विकल्प सी जो है ये सही होगा। सबसे पहले आई चित्रलिपि, फिर सूत्रलिपि, फिर प्रतीकात्मक लिपि, फिर भाव लिपि। अगला प्रश्न, प्रश्न 61, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होता है, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होता है, अलग होता है यहाँ होना चाहिए। अच्छा ठीक है, कोई व्यक्ति या वस्तु, ठीक है, वस्तु स्त्रीलिंग शब्द है तो होती है, ठीक है। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर हो जाती है, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर हो जाती है, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? 1 संप्रदान कारक, 2 अपादान कारक, 3 संबंध कारक, 4 करण कारक। इसका विकल्प 2 सही है, अपादान कारक। तो मित्रों, कोई व्यक्ति, वस्तु या प्राणी किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु या प्राणी या स्थान से अलग हो जाते हैं, जहाँ पर भी अलग होने का बोध होता है वहाँ अपादान कारक होता है। अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? से। और करण कारक का चिन्ह भी से होता है, लेकिन करण कारक में जुड़ने का भाव होता है और अपादान कारक में अलग होने का भाव होता है। संप्रदान कारक कहाँ होता है? जहाँ किसी के लिए कोई कार्य किया जाता है या किसी को सदैव के लिए कोई वस्तु दे दी जाती है, वहाँ संप्रदान कारक होता है। इसका कारक चिन्ह है को और के लिए। संबंध कारक कहाँ होता है? जहाँ किन्हीं भी 2 व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों में संबंध का बोध होता है, वहाँ संबंध कारक होता है। संबंध कारक का चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 62, प्रश्न 62, तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? मित्रों, हूँ पर चंद बिंदु रहेगी, ये टाइपिंग की मिस्टेक है थोड़ी सी। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? 1 नागार्जुन, 2 शमशेर, 3 केदारनाथ अग्रवाल, 4 त्रिलोचन। इसका विकल्प 4 सही है, त्रिलोचन। तुम्हें सौंपता हूँ ये त्रिलोचन शास्त्री का काव्य संग्रह है। इनके अन्य प्रमुख काव्य संग्रह हैं जीने की कला, ताप के ताए हुए दिन, धरती, गुलाब और बुलबुल। शब्द इसमें मित्रों ये ताप के ताए हुए दिन और धरती, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 63, हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में एक असत्य है। हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में एक असत्य है। 1, हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। 2, हिंदी का विकास लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है। 3, हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा है। 4, हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। इसका विकल्प 1 सही है, हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। यहाँ आपसे असत्य पूछा गया और असत्य विकल्प यही है। हिंदी संयोगात्मक भाषा नहीं है, ये वियोगात्मक भाषा है। संयोगात्मक भाषा संस्कृत है मित्रों। कहने का अर्थ ये है, जैसे कि हम कोई वाक्य लिखते हैं, जैसे रामः गच्छति, मान लो मैंने संस्कृत में कहा तो क्या हो जाएगा? राम जाता है। अगर मैंने कह दिया गच्छति रामः, तो चाहे हम उसको इधर से लिखें चाहे उधर से लिखें, लेकिन वाक्य जो है वो पूरा एक ही रहेगा और उसका पूरा अर्थ निकलेगा। तो इस तरह से ये संयोगात्मक भाषा हुई। और जैसे हम कह दें राम जाता है, तो इसको अगर हम उलट देते हैं जाता है राम, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए हिंदी में एक एक शब्द
को अलग करके ही ठीक से लिखा जा सकता है, तभी उसका पूरा अर्थ निकलता है। इसलिए हिंदी वियोगात्मक भाषा है। तो इसका विकल्प 1 जो है यही आपका उत्तर होगा। हिंदी का विकास लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है, बिल्कुल सत्य है। 1000 ईस्वी ही है हिंदी का विकास। हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा है, बिल्कुल सत्य है। ये जो आज हिंदी मानक भाषा जो हम बोल रहे हैं, शौरसेनी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई पश्चिमी हिंदी से। हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये भी बिल्कुल सत्य है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 64, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। 1 आषाढ़ महात्म, 2 अपवर्ग पंचक, 3 भक्ति सर्वस्व, 4 हिंदी भाषा। इसका विकल्प 1 सही है, आषाढ़ महात्म। आषाढ़ महात्म भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना नहीं है, अन्य तीनों इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न। प्रश्न 65, न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते। इस सूक्ति के लेखक कालिदास हैं। न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते, यह सूक्ति किस कवि की है? 1 कालिदास, बिल्कुल सत्य है, कालिदास जी की ही है यह सूक्ति। 2 भारवी, 3 माघ, 4 श्रीहर्ष। तो मित्रों इसका विकल्प 1 सही है, कालिदास। और ये कालिदास की बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 66, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। 1 नीलू नीलिमा नीलोफर भीष्म साहिनी, 2 जुलूस फणीश्वर नाथ रेणु, 3 खुदा सही सलामत है रविंद्र कालिया, 4 मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा। इसका विकल्प 1 सही है, नीलू नीलिमा नीलोफर भीष्म साहिनी। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर यह बहुत ही चर्चित उपन्यास है, नीलू नीलिमा नीलोफर, जिसके लेखक भीष्म साहिनी जी हैं। और मित्रों ये बहुत ही अच्छा उपन्यास है, जब आपको समय मिले तो आप ये उपन्यास एक बार जरूर पढ़ना। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 67, टीकाकार मल्लिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है? 1 4, 2 6, 3 8, 4 10। इसका विकल्प 3 सही है, 8। टीकाकार मल्लिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के 8 सर्गों पर संजीवनी लिखी है, क्योंकि आगे के सर्ग उपलब्ध नहीं थे। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 68, भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है। 1 1730 ईस्वी, 2 1741 ईस्वी, 3 1750 ईस्वी, 4 1761 ईस्वी। इसका विकल्प 2 सही है, 1741 ईस्वी। तो भाषा योग वशिष्ठ की रचना काल क्या है? 1741 ईस्वी, और इसके रचनाकार थे राम प्रसाद निरंजनी जी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 69, जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद के बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है, उसमें होता है 1 बहुब्रीहि समास, 2 तत्पुरुष समास, 3 अव्ययी भाव समास, 4 द्वंद्व समास। इसका विकल्प 1 सही है, बहुब्रीहि समास। तो मित्रों जिस समास में देखो मुख्य रूप से 2 पद होते हैं, तो किसी समास में प्रथम पद प्रधान होता है, किसी में उत्तर पद प्रधान होता है। तो जिस समस्त पद में पूर्व और उत्तर पद के बजाय
एक तीसरे पद की प्रधानता, अर्थात एक अन्य अर्थ निकले, तीसरा अर्थ निकले, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। जैसे बीड़ा पाड़, बीड़ा है हाथ में जिसके, अर्थात माँ सरस्वती। जैसे चक्रपाण, हाथ चक्र है हाथ में जिसके, या चक्र धारण करने वाले, अर्थात भगवान विष्णु। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 70। सन कज्जल चस झस लगन उपज्यो सुदिन सनेहु, क्यों ना नृपति हमें भोग्यों लहि सुदेशु सबु देहु। बिहारी के उपर्युक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? 1 वैदिक ज्ञान, 2 राजनीति, 3 देशाटन, 4 ज्योतिष ज्ञान। इसका विकल्प 4 सही है, ज्योतिष ज्ञान। तो इस दोहे में बिहारी जी का ज्योतिष ज्ञान, बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने ज्योतिष का ज्ञान प्रकट किया है, जो इस प्रकार से है। बिहारी जी जो हैं ये कहते हैं कि सन कज्जल चस झस लगन उपज्यो सुदिन सनेहु। इनके कहने का अर्थ है कि एक सखी जो है वो एक दूसरी सखी से कहती है कि तुम्हारे नेत्र मछली की तरह हैं। किसकी तरह? मछली की तरह हैं। और जो उसमें लगा हुआ काजल है वो सन ग्रह जैसा है। ऐसे नेत्रों से तुमने नायक की ओर देखा तो उसके हृदय में स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न हो गया, और ऐसे मुहूर्त में उत्पन्न शिशु राजा होता है, अर्थात तुम्हारा प्रेम भी प्रसिद्ध और स्थायी होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। इस दोहे में एक सखी नायिका से कहती है कि तुम्हारे नेत्र किसकी तरह हैं? मछली की तरह हैं। सन कज्जल चस झस लगन, झस माने मछली होती है और कज्जल माने क्या हो गया? काजल हो गया। तो तुम्हारे नेत्र मछली की तरह हैं, मीन राशि उनमें लगा हुआ काजल शनि ग्रह जैसा है। किसके जैसा? शनि ग्रह जैसा। ऐसे नेत्रों से तुमने नायक की ओर देखा तो उसके हृदय में स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न हो गया। ऐसे मुहूर्त में उत्पन्न शिशु राजा होता है, अर्थात तुम्हारा प्रेम भी प्रसिद्ध और स्थायी होगा। इस दोहे से, ये जो बिहारी के दोहे के लिए लिखा गया है गागन में सागर, बिल्कुल चरितार्थ हो जाता है मित्रों। और ये भी कथन बिल्कुल चरितार्थ हो जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 71। निम्नलिखित में से एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है। 1 महुए का पेड़, 2 रामलीला, 3 पान फूल, 4 हंसा जाए अकेला। इसका विकल्प 2 सही है, रामलीला। ये रामलीला कहानी मार्कंडेय जी की नहीं है, ये राधा कृष्ण दास की कहानी संग्रह है। किसकी कहानी संग्रह है? राधा कृष्ण दास की। अगला प्रश्न। प्रश्न 72। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? 1 रामचंद्र शुक्ल, 2 श्याम सुंदर दास, 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी, 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका विकल्प 3 सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न। प्रश्न 73। कूलमकषा किसका पर्यायवाची है? 1 नौका, 2 नदी, 3 बिजली, 4 रात्रि।
इसका विकल्प 2 सही है, नदी। कूलमकषा नदी का पर्यायवाची है। नदी के कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची इस प्रकार से है, जो मुझे याद आ रहा है मैं आपको बता दे रही हूँ। प्रवाहिनी, शैवालिनी, तटिनी, सरिता, वाहिनी, नद। इसके अतिरिक्त नौका का पर्यायवाची देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची। बेड़ा, जलयान, तरी, नाव। बिजली के कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची। चपला, दामिनी, विद्युत, सौदामिनी। रात्रि के कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची जैसे रजनी, रात, निशा, तमी, सरवरी, यामिनी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 74। जहाँ वक्रता सर्व की चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, ना भोपाल में थी, उपर्युक्त पंक्तियाँ किस अलंकार का उदाहरण है? ये पंक्तियाँ भी यहाँ पे चंद बिंदु लगेगी मित्रों, ये टाइपिंग की थोड़ी सी मिस्टेक है। जहाँ वक्रता सर्व की चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, ना भोपाल में थी, उपर्युक्त पंक्तियाँ किस अलंकार का उदाहरण हैं? 1 अर्थांतरन्यास, 2 परिसंख्या, 3 विभावना, 4 अपहुति। इसका विकल्प 2 सही है, परिसंख्या। ये परिसंख्या अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी वस्तु का दूसरे स्थानों में निषेध कर किसी एक विशेष स्थान पर होना कहा जाता है या पाया जाता है, वहाँ परिसंख्या अलंकार होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 75 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? 1 लंदन, 2 पेरिस, 3 न्यूयॉर्क, 4 दिल्ली। इसका विकल्प 3 सही है, न्यूयॉर्क। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक न्यूयॉर्क को कहा गया है। इसीलिए कहा गया होगा क्योंकि जो है न्यूयॉर्क वैसे भी सारे सुविधाओं से पूर्ण है, तो ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में न्यूयॉर्क को जो है वो सर्वोच्च देवलोक कहा गया है। अब मित्रों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे, और प्लीज़ आप लोग एक कमेंट्स ज़रूर किया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपसे जल्दी ही मिलेंगे बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।